Hello my dear students, I Sanjay welcome you once again in this channel, and in this video we are going to start a section second of your history portion. एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में, इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं लिवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ के बारे में कि उस टाइम पर 18-19 सेंचुरी में किस तरह से लोग रहा करते थे जो फॉरेस्ट से बिलोंग करते थे, और उनका इकोनॉमिकल सोर्स क्या था और किस तरह की सोसाइटीज़ होती थी। उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे कि आखिर उस टाइम पर किस तरह की कंडीशंस थी फॉरेस्ट को लेकर, और कौन सी सोसाइटी थी जो कि मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत नहीं आती थी, जंगलों के पास वो रहती थी और जो कि मॉडर्न वर्ल्ड से कहीं दूर थी। बेसिकली स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पेस्टुरलिस्ट्स के बारे में और उन फार्मर्स के बारे में जो कि फॉरेस्ट एरिया से बिलोंग करते थे, फॉरेस्ट पर जो डिपेंड रहते थे। बेसिकली हम समझते हैं कि इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है क्योंकि ये सोसाइटी से, जो नॉर्मल सोसाइटी है, उससे कहीं दूर रहते हैं और इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है उसमें इनका भी योगदान रहा है। कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि जो वर्ल्ड चेंज हुआ है या मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, टेक्निकल डेवलपमेंट का काफ़ी योगदान रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक सेक्शन ऐसा भी है जिसने भी इस मॉडर्न वर्ल्ड के इमरजेंस में अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। इस सेक्शन की कम्युनिटीज़ बिलोंग करती थी पेस्टुरलिस्ट से, जो कि चारागाहों पर डिपेंड करते थे, जो पशुओं को पालते थे, जिनका कि एनिमल प्रोडक्शंस वो करते थे। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो कि पूरी तरह से जिनकी इकोनॉमी फॉरेस्ट पर डिपेंड करती थी। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, यानी कि घुमंतू किसान, जो अलग अलग जाकर खोज करके अपनी किसानी करते थे, फार्मिंग करते थे। ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की स्टडी से इनको दूर रखा जाता है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चैप्टर के माध्यम से हम समझेंगे कि इन लोगों की भी अपनी एक ज़िंदगी थी और वर्ल्ड को डेवलप करने में इन्होंने भी अपना रोल प्ले किया था। इसके साथ ही ये जो लोग थे वो भी सोसाइटी का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हम इस सेक्शन में देखेंगे कि किस तरह से वे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये लोग पूरी तरह उसी दुनिया का हिस्सा हैं जिसमें हम आज रह रही हैं। वे गुजरे हुए ज़माने के बचे कुचे लोग नहीं हैं। सेक्शन 4 में हम जानने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में। हम देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो किस तरह से फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ हमें पता चलेगा कि 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्री और अर्बन सेंटर्स, शिप्स, रेलवेज़, जो कि एक अलग डिमांड क्रिएट करते हैं फॉरेस्ट के लिए, पेड़ों पर इनकी और ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, जिसके कारण जो जंगलों की कटाई है वो और भी तादाद में बढ़ जाती है। इस बात को भी इस चैप्टर में अच्छी तरह से दिखाया गया है कि फॉरेस्ट पर जो कॉलोनियल कंट्रोल था वो कैसे कायम हुआ, कैसे जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनका मेज़रमेंट किया गया, जितने भी हमारे ट्रीज़ हैं उनका वर्गीकरण किया गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल के प्लांटेशन कैसे एस्टेब्लिश किए गए। इन सारे चेंजेस में जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उसका किस तरह से यूज़ किया गया, और इनका यूज़ करने वाले जो लोकल कम्युनिटीज़ के लोग थे उनको फोर्स किया गया। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि रूल्स और रेगुलेशन के ख़िलाफ़ इन लोगों ने बगावत भी की और गवर्नमेंट को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर भी किया। इस चैप्टर में हम इस बात को देखेंगे कि इंडोनेशिया और इंडिया में जो चेंजेस हुए हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडिया और अफ्रीका के माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेन्स, प्लेट्यूज हैं, वहाँ पर पेस्टोरल्स के जो पदचिह्न हैं वो ढूंढने की कोशिश की गई, और इन दोनों क्षेत्रों में जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं उनकी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी हम विरले ही कभी उनके जीवन का अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। उनकी हिस्ट्री हमारे जितनी भी बुक्स हैं उनके पन्नों में, उनके पेजेस में शामिल नहीं होती है।
इसके अलावा चैप्टर 5 में हम देखेंगे कि किस तरह से जो फॉरेस्ट हैं वो एस्टेब्लिश किए गए और फॉरेस्ट के ऊपर जो सोसाइटी का कंट्रोल है, एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी है, वो किस तरह से बढ़ती गई और इसका नतीजा ये हुआ कि जो फॉरेस्ट हैं वो कम होते गए और एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, जो प्लेन्स हैं, वो दिनों दिन लगातार बढ़ते गए। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। देखिए, फॉरेस्ट सोसाइटी कैसे इंडिया में एस्टेब्लिश हुई, हम देख सकते हैं कि आज हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से ही बनी है। फिर वो चाहे हमारे स्कूल का बोर्ड हो या फिर जिस चेयर पर हम बैठे हैं वो हमारे टेबल, हमारे चॉकलेट्स के रैपर, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से यानी कि पेड़ों से बनी हुई हैं। जब हमारी हिस्ट्री में हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, फार्मिंग के पहले पूरे के पूरे देश में ज़्यादातर हिस्सों में फॉरेस्ट ही हुआ करते थे। 1700 से लेकर 1995 इस पीरियड में हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, बहुत बड़ी तादाद में पेड़ों को काटा जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फॉरेस्ट हुआ करता था, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का 9.3% था। उस एरिया को इंडस्ट्री के लिए क्लियर किया गया, साफ़ किया गया, जिसमें कि कल्टीवेशन और पेस्चरस भी शामिल हैं। वाई डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन क्यों ज़रूरी है और इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब बड़ी तादाद में जंगलों की समाप्ति होती है तो उसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है वो अचानक पैदा नहीं होती है, कई सेंचुरी लगी, रेगुलर ये प्रक्रिया चलती रहती है, तब जाकर डिफॉरेस्टेशन दिखाई देता है। लेकिन जब हम देखते हैं कॉलोनियल रूल के टाइम पर सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि जब हमारे देश में ब्रिटिश आते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, रेलवे रूट एस्टेब्लिश करते हैं, तो उस दौरान सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन अपीयर होता है। 1600 सेंचुरी में इंडिया का जो लैंड मास था वो 1/6 था कल्टीवेशन के लिए, जो कि अभी तक बढ़कर हो चुका है आधा, मतलब कि हाफ जो एरिया है पूरा का पूरा इंडिया का, उस पर एग्रीकल्चर होने लगी है। जैसे जैसे सेंचुरी में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे जो डिमांड है फूड की वो बढ़ती जाती है और उसका नतीजा होता है कि जिस लैंड मास में फॉरेस्ट हुआ करता था उसको साफ़ करके अब वहाँ पर कल्टीवेशन होने लगा है। अभी स्थिति और बिगड़ेगी कब? जब ब्रिटिश इंडिया में आते हैं और कॉलोनियल रूल में जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। पहले हमारी सिर्फ जो ज़रूरत थी वो खाने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी थी, लेकिन जैसे ही इंडिया में इंडस्ट्री लगती हैं उसके बाद बढ़ चढ़कर इंडिया में कमर्शियल प्रोडक्शन होने लगता है, जिसके लिए कमर्शियल क्रॉप्स लगाई जाती है, जैसे कि जूट हो, शुगर हो, वीट हो, कॉटन हो। तो इसके लिए और ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत पड़ी। नतीजा ये हुआ कि अब और तादाद में फॉरेस्ट कटने लगे। यूरोप में जैसे ही फूड की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में कल्टीवेशन किया जाता है। अब उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंडस्ट्री की हो चुकी है, तो नतीजा ये हुआ कि यूरोप के जितने भी फॉरेस्ट से वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। उसके बाद जो यूरोपियन थे वो दूसरे देशों में जाकर फॉरेस्ट को देखते हैं और वहाँ से फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं। जब यूरोपियन कंट्री की जो इंडस्ट्री थी उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जो कि प्रोवाइड होता था फॉरेस्ट से, तो उसको सप्लाई करने के लिए इंडिया से बड़ी मात्रा में जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे उनको भेजा जाने लगा। जब हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर थी वो फूड ग्रेन के अलावा रॉ मटेरियल के तरह भी यूज़ होने लगी, तो जो एरिया था कल्टीवेशन का वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 1880 से लेकर 1820 में ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो कि 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स तक हो चुकी थी। बड़ी तादाद में जंगलों को काटा गया, डिफॉरेस्टेशन किया गया।
एक सोच चलती है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में प्रोग्रेस होगी, वैसे वैसे जो देश है वो भी डेवलप होगा, उतनी ही ज़्यादा तरक्की होगी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर हो रही है उसके लिए बड़ी मात्रा में जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं, हमारे ट्रीज़ हैं, उनको काटा गया था। देखिए अर्ली 19th सेंचुरी में जब इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट्स हैं वो ख़त्म होने लगे, तो उनको जहाज़ बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए बड़ी मात्रा में ओक ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी। तो कॉलोनी उनकी यहाँ पर भी थी, तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई इंडिया से हमें ओक ट्रीज़ सप्लाई करिए। नतीजा ये हुआ कि हमारे देश से बड़ी मात्रा में जो ओक ट्री है वो ब्रिटेन के लिए सप्लाई किया जाने लगा। इसके अलावा 1850 के बाद जब हमारे यहाँ रेलवे की डिमांड बढ़ी, रेलवे सिस्टम है वो एस्टेब्लिश होने लगा, तो उसके लिए जो पटरियाँ थीं वो लकड़ी की बनाई जाती थी। बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट्स को काटा जाने लगा। इसके साथ साथ रेलवे के लिए एक और डिमांड होती थी फॉरेस्ट्स की, फ्यूल के लिए। अब देखिए स्लीपर भी लकड़ी की बन रही हैं, इंजन चल रहा है, उसके लिए फ्यूल का काम भी लकड़ी कर रही थी, तो उसके लिए लकड़ियों का काटा जाना तय था। बहुत बड़ी तादाद में जंगलों को काटा गया। हम देख सकते हैं कि एक मील ट्रैक को बनाने के लिए तकरीबन 1760 से लेकर 2000 स्लीपर्स का यूज़ होता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा जंगलों को काटा गया होगा उस टाइम पर हमारी इंडिया में। इंडिया में शुरुआत के दौरान यानी कि 1890s में जो रेलवे ट्रैक की लेंथ थी वो तकरीबन 25,500 थी, जो कि 1946 तक 7,65,000 हो चुकी थी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया हमारे इंडिया से ख़त्म हुए होंगे। उस टाइम पर सिर्फ मैड्रास प्रेसिडेंसी में 35,000 जो ट्रीज़ थे, एक साल में ज़रूरत पड़ती थी रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए। रेलवे की पटरियों को बनाने के लिए, स्लीपर्स बनाने के लिए लकड़ी कटवाई जाती थी और इन ट्रीज़ को काटने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो वहीं के जो लोग थे, ट्राइबल्स जो लोग थे, उनसे पेड़ों को कटवाते थे। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ही पेड़ काटने की परमिशन थी, वो अपने यूज़ के लिए पेड़ों को नहीं काट सकते थे। देखिए डिफॉरेस्टेशन का एक और पार्ट था, एक और उद्देश्य था प्लांटेशंस का। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक टी इंडस्ट्री है या दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें रॉ मटेरियल की यूज़ पड़ती थी और वो रॉ मटेरियल प्लांटेशन के माध्यम से पूरा होता था, तो बड़े बड़े प्लांटेशन किए जाते थे इंडस्ट्रियलिस्ट के माध्यम से। तो हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी डिफॉरेस्टेशन किया गया है वो सबसे पहले कल्टीवेशन के लिए किया गया, फिर उसे में इंडस्ट्रीज़ शामिल हो गई, दैन प्लांटेशन भी इसका एक पार्ट रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।